मेरा नाम अजय है। मेरी उम्र 18 साल थी। मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी, लेकिन फिर बड़ी मुश्किल से मुझे एक ब्यूटी पार्लर में नौकरी मिल गई थी। वहाँ पर मुझे लड़कियों के बाल कटिंग करने होते थे। मेरे पिताजी नाई थे, इसलिए मैं बाल काटने का काम अच्छी तरह से जानता था। पार्लर की मालकिन एक बूढ़ी औरत थी। लोग कहते थे कि इसकी उम्र 70 साल है, मगर देखने में ये अभी भी फुर्तीली और जवान लगती थी। सुना था कि इस औरत से जो भी शादी करता है वो शादी की रात ही मर जाता है। मैं इस औरत के यहाँ नौकरी तो कर रहा था। ये औरत मुझे पैसे भी काफी अच्छे दिया करती थी, लेकिन एक दिन इसने मुझे ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं एक छोटे से गांव में रहता था। हमारे घर के हालात बहुत खराब थे। जिंदगी में बस जैसे तैसे गुजारा हो रहा था। मेरे मम्मी पापा मुझसे कहते थे कि कोई काम धंधा कर लिया करो, मगर मैं कोई काम करना ही नहीं चाहता था। सारी जिंदगी मैं अपने पिता की कमाई पर गुजारा करना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका था। सारी जिंदगी अगर पिताजी साथ रहते तो शायद मैं उनकी कमाई सारी जिंदगी बैठकर खा सकता था और फिर मुझे खुद कोई मेहनत करनी भी नहीं पड़ती। एक दिन हम पर दुखों का पहाड़ टूट गया। मेरे पिताजी की अचानक तबीयत खराब हो गई। उन्हें अस्पताल लेकर जाया गया तो डॉक्टर ने बताया कि उनकी दोनों टांगे पैरालाइज हो गई हैं। मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। मेरे पिता गांव के सबसे मशहूर नाई थे। हालांकि गांव में उनकी अपनी अलग दुकान भी थी, मगर कुछ नहीं हो सका। मेरे पिताजी का इलाज चलना था, इसीलिए मजबूरी में आकर पिताजी की दुकान बेचनी पड़ गई। लेकिन फिर भी मेरे पिताजी ठीक नहीं हुए। वो सारा दिन इसी तरह से बिस्तर पर पड़े रहते थे। हाँ, मगर इतना जरूर था कि पिता का साया मेरे सर पर अभी भी बना हुआ था। मेरी मम्मी कहती थी कि तुम जवान हो, अपने पिता की हालत देखकर उन पर रहम खा लो। अगर आज तुम काम धंधा करते होते तो शायद हमें तुम्हारे पिता की दुकान बेचनी न पड़ती, लेकिन अब तो तुम्हें कोई न कोई काम करना ही होगा, क्योंकि अब तुम्हारे पिता कमाने काबिल नहीं रहे। अब तुम्हें ही कुछ करना होगा और घर को चलाना होगा। मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही थी, लेकिन मैं क्या करता। मुझे भी अपने पिता की तरह लोगों के बाल काटना आता था, लेकिन मुझे ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ये काम मुझसे इस तरह आया था, जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी जबरदस्ती मुझे अपनी दुकान पर बिठा लिया करते थे और कहते थे कि लोगों के बाल काटना भी एक कला होती है। मगर मैं तो कोई ऐसी नौकरी करना चाहता था जिसमें ज्यादा मेहनत भी न लगे और बैठे बिठाए पैसे भी आ जाया करे। इस दुनिया में शायद ऐसा कोई कारोबार बना ही नहीं है। बिना मेहनत के तो इंसान एक समय की रोटी नहीं खा सकता। तो फिर मैंने ये कैसे सोच लिया था कि मैं सारी जिंदगी इसी तरह से गुजार सकता हूँ। मैं यही सोचता था कि मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा हूँ। पिता का जो कुछ भी है वो मेरा है, इसलिए मुझे काम धंधा करने की या फिर पढ़ाई लिखाई करने की क्या जरूरत है। लेकिन अब अपने पिताजी की हालत को देखकर मुझे ऐसा लगता था कि मैंने अपनी जिंदगी में कुछ ना करके बहुत बड़ी मुसीबत को मोल ले लिया। अब घर के हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। मेरा नौकरी करना बहुत जरूरी था। आखिर मैं अपने माता पिता का इकलौता सहारा था। उन्हें मुझसे ही सारी उम्मीदें थी। मैं बहुत परेशान था। मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी, क्योंकि मेरे अंदर कोई टैलेंट भी नहीं था और नाई बनना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मम्मी बार बार यही कहती थी कि किसी सैलून में नौकरी कर लो, मगर मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। पापा की हालत खराब होने की वजह से घर के हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। इतने ज्यादा खराब हो गए थे कि अब तो हमें खाने पीने के भी लाले पड़ने लगे थे। मम्मी हर वक्त रोती रहती थी और कहती थी कि जवान बेटा होते हुए भी हमें किसी बात का कोई फायदा नहीं है। अब अपनी मम्मी की ऐसी बातों को शांत करने के लिए मुझे कुछ न कुछ तो करना ही था। मैंने कई जगह सैलून में नौकरी ढूंढी, मगर मुझे वहाँ पर भी निराशा ही हाथ लगी। कई दिन इसी तरह से गुजर गए, जब मेरे एक दोस्त ने मुझे हमारे ही गांव में बने हुए एक ब्यूटी पार्लर के बारे में बताया। मगर मैं किसी लेडीज ब्यूटी पार्लर में काम नहीं करना चाहता था। मेरा दोस्त कहने लगा कि तुम एक अच्छे नाई हो, तुम्हें वहाँ पर आसानी से नौकरी मिल जाएगी। अब मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी, इसलिए मुझे कहीं न कहीं ट्राई तो करना ही था। इसलिए मैं वहाँ उस ब्यूटी पार्लर में ट्राई करने के लिए चला गया। मैं जैसे ही ब्यूटी पार्लर के अंदर गया तो देखा कि वहाँ पर एक खूबसूरत सी औरत बैठी हुई थी। मैंने उससे नौकरी के लिए कहा तो उसने कहा कि हमारे यहाँ सिर्फ लेडीज काम करती हैं, जेंट्स लोग हमारे यहाँ काम नहीं करते, बल्कि हमें जेंट्स कस्टमर की जरूरत पड़ती है। मैंने कहा मगर मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप मुझे नौकरी दे देंगी। तो मैंने उसे अपने घर के हालात के बारे में बताया तो उसके दिल में रहम आ गया और वो कहने लगी कि अच्छा ठीक है, पहले मैं तुम्हारा काम देखना चाहती हूँ। उसने मुझसे बालों की कटिंग करवाई और उसे मेरे हाथ की कटिंग बहुत ज्यादा पसंद आई थी।
वो कहने लगी कि तुम कल से मेरे पास काम करने के लिए आ सकते हो। इस तरह मेरी नौकरी पक्की हो गई थी और मैं अगले ही दिन काम पर चला गया था और यहाँ पर अपना काम दिल लगाकर कर रहा था, क्योंकि कुछ लड़कियाँ यहाँ पर अपने बाल कटवाने के लिए आई हुई थी। आधा दिन तो इसी तरह से गुजर गया था, लेकिन शाम के टाइम पर मैंने देखा था कि पार्लर की मालकिन से मिलने के लिए शहर से 2 आदमी आए थे, मगर इन दोनों का ही रंग बड़ा काला था, जबकि एक आदमी के गाल पर तो एक बड़ा सा दाग था। ये दाग तो इस टाइप का लग रहा था जैसे कई सालों पहले इस इंसान का गाल किसी गर्म चीज से जल गया हो। मालकिन अपने इन कस्टमर्स से बड़ी खुश हुई थी और उनको अपने ऑफिस के अंदर ले गई। वहाँ ले जाने के बाद न जाने उन लोगों के बीच क्या बात हुई, ये तो मैं नहीं जानता था, मगर मुझे इतना जरूर पता था कि उन लोगों ने मेरी मालकिन को एक भारी रकम दी थी और वो लोग वहाँ से बहुत खुश होते हुए गए थे। मालकिन ने उन लोगों से कहा था कि अब तुम लोग 20 दिन बाद यहाँ आना। मेरी समझ नहीं आया था कि आखिर मालकिन ने उन्हें 20 दिन बाद क्यों बुलाया था। मैंने तो इस बात को इग्नोर कर दिया था और अपने काम में बिजी हो गया था। मेरे साथ साथ यहाँ पर 2 लड़कियाँ और काम करती थी जो औरतों का फेशियल और मेकअप वगैरह कर दिया करती थी, लेकिन मुझे तो सिर्फ औरतों के बालों की कटिंग करने के लिए ही रखा गया था। अगले दिन फिर से ब्यूटी पार्लर में कुछ ऐसे मर्द आए थे जो मालकिन से डायरेक्ट ऑफिस में मिलने के लिए गए थे और वहां जाने के बाद मैंने देखा था कि उन लोगों ने मालकिन को बहुत सारे पैसे दिए और मालकिन ने उन लोगों को भी कोई चीज दी और कुछ दिन बाद आने के लिए कहा था। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे। मैं ये सब कुछ अपनी आंखों से देखता रहता था, मगर कभी मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं इस बात की सच्चाई तक पहुंच सकूं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। मेरे साथ काम करने वाली एक लड़की बिंदिया, जो कि बहुत सुंदर थी, मैं उसे धीरे धीरे पसंद करने लगा था क्योंकि उसके साथ मेरी बातचीत होने लगी थी। वो देखने में बहुत सुंदर थी, जबकि मैं एक मामूली से ही शक्ल का और काले रंग का लड़का था। मैं शक्ल सूरत में बिल्कुल अपने पापा पर गया था, क्योंकि मेरे पापा भी बहुत काले थे। और अजीब बात तो ये थी कि यहाँ पर आने वाले मर्द भी वही लोग होते थे जिनका रंग दबा हुआ होता था, या फिर जिनके चेहरे पर कोई ऐसा दाग या धब्बा या फिर ऐसा निशान होता था जिसके जाने के कोई चांस नहीं होते। मेरी तो कुछ समझ आता ही नहीं था। मेरी बिंदिया के साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो मेरी यहाँ पर काम करने में बहुत हेल्प करती थी। मुझे यहाँ से जितने भी पैसे मिलते थे मैं अपनी माँ के हाथ पर रख दिया करता था। मेरी माँ मेरी कमाई देखकर बहुत खुश होती थी और ये सब देखकर उन्हें अपने बेटे पर गर्व महसूस होता था, क्योंकि एक ऐसा बेटा जिसे सारी जिंदगी मेहनत करने के बारे में सोचा भी नहीं हो और अचानक से वो मेहनत करने लग जाए और अपनी माँ के हाथ पर अपनी मेहनत की कमाई रखने लगे, तो ऐसे बेटे को देखकर तो माँ को गर्व महसूस होगा ही। मेरे घर के हालात धीरे धीरे बदलने लगे थे, क्योंकि इतने पैसे तो आ ही जाते थे जिससे हम लोग पेट भरकर खाना खा लिया करते थे। पिताजी का इलाज अभी भी चल रहा था। कभी कभी मुझे एडवांस पैसों की जरूरत होती थी तो मैं पार्लर की मालकिन से ले लिया करता था। वो मुझे खामोशी से पैसे दे देती थी। उसकी आदत मुझे बहुत पसंद थी, क्योंकि वो जरूरतमंद लोगों की फौरन ही मदद कर देती थी। भले ही उसका पार्लर बहुत छोटा था, लेकिन मैंने देखा था कि मालकिन के पास हमेशा ढेर सारे पैसे होते थे और यहाँ पर आने वाले कस्टमर भी ज्यादातर मर्द लोग ही होते थे, जो एक मोटी रकम मेरी मालकिन को देकर चले जाते थे और लेडीज कस्टमर को तो दोनों लड़कियां और मैं ही हैंडल कर लेते थे। जिंदगी इसी तरह से गुजर रही थी। धीरे धीरे मैं बिंदिया को पसंद करने लगा था। मैं जानता था कि वो इतनी खूबसूरत है। मेरे दिल में उसके लिए जो फीलिंग्स है, उसके दिल में मेरे लिए वो फीलिंग्स कभी नहीं आ सकती, क्योंकि मैं काले रंग का मामूली सी शक्ल वाला लड़का हूँ, जबकि वो खूबसूरत और गोरी चिट्टी लड़की थी। वो भले ही मुझे अपना दोस्त मानती थी, लेकिन अपने दिल में कभी भी मेरे लिए मोहब्बत वाली फीलिंग्स उसके लिए नहीं आएंगी। एक दिन काम करते समय मुझे मेरा कुछ सामान नहीं मिल रहा था। मैं ज्यादातर अपना सामान डेस्क में ही रख दिया करता था, मगर आज डेस्क में तलाशी ले रहा था तो कुछ भी नहीं था। मुझे अपने कस्टमर के बाल काटने थे। संगीता और बिंदिया भी अपने कस्टमर को हैंडल करने में लगी हुई थी। मैं अंदर मालकिन के ऑफिस में चला गया। उस समय मालकिन पार्लर में मौजूद नहीं थी। मुझे लगा शायद मेरा सामान गलती से मालकिन के ऑफिस में चला गया हो। मैंने मालकिन के ऑफिस में इधर उधर देखा, तब मेरी नजर अचानक एक दरवाजे पर गई। ये दरवाजा बड़ा ही अजीब था। मैं उस दरवाजे की तरफ धीरे धीरे जाने लगा, तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैंने जैसे ही पीछे पलटकर देखा तो मेरे कंधे पर हाथ रखने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि बिंदिया थी। वो कहने लगी कि तुम यहाँ मालकिन के ऑफिस में क्या कर रहे हो? मैंने कहा मेरा कोई भी सामान डेस्क में मौजूद नहीं है। मुझे लगा शायद गलती से मेरा सामान
किसी ने मालकिन के ऑफिस में रख दिया हो। वो कहने लगी कि जल्दी से यहाँ से बाहर निकलो, तुम नहीं जानते कि मालकिन के ऑफिस में किसी को भी आने की परमिशन नहीं होती। उनको ये बात पसंद नहीं, उनके ऑफिस में कोई आया करे। मैंने कहा ऐसी भी क्या बात हो गई है? तो वो कहने लगी कि नहीं, तुम यहाँ से निकलो, इससे पहले वो तुम्हें यहाँ पर देख ले। अगर उसने तुम्हें यहाँ देख लिया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। वो गुस्से में तुम्हें नौकरी से भी निकाल सकती हैं। बिंदिया मुझे जबरदस्ती मालकिन के ऑफिस से निकालकर बाहर ले आई। यहीं पर ही पार्लर में आने जाने वाले लोगों का मेन दरवाजा था और अंदर की तरफ जाकर मालकिन का छोटा सा ऑफिस बना हुआ था। मगर ये देखकर तो मैं हैरान रह गया था कि इस ऑफिस के अंदर भी एक छोटा सा दरवाजा था जहाँ तक मैं पहुँचने वाला था, मगर बिंदिया ने मुझे जाने नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद मालकिन आ गई थी और मेरा सामान मुझे बिंदिया ने लाकर दे दिया था। उसने कहा कि कल तुम अपना सामान दूसरी तरफ रखकर चले गए थे, तुम खुद ही अपना सामान रखकर भूल गए। इस तरह फिर हम लोग अपने काम में बिजी हो गए थे। मगर आज तो ये देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई कि एक औरत और एक मर्द पार्लर में आए और डायरेक्ट मालकिन के ऑफिस में चले गए। और फिर थोड़ी देर के बाद जब वो लोग पार्लर से निकले तो बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग इतने खुश क्यों हो रहे हैं। मैंने बिंदिया और संगीता से पूछा कि आखिर इस लेडीज ब्यूटी पार्लर में मर्दों का क्या काम है। मेरे इस सवाल पर वो दोनों एक दूसरे को देखने लगी थी और फिर बिंदिया हिचकिचाते हुए कहने लगी कि इन लोगों को कोई काम तो होता ही होगा, हमें इस बात से क्या लेना देना। और वैसे भी तुम अपने काम पर ध्यान दिया करो, तुम्हें इधर उधर की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगर अपनी नौकरी करना चाहते हो तो फिर सिर्फ काम के अलावा किसी बात पर ध्यान न दो, तो ही तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। बिंदिया की बात पर मैं खामोश हो जाता था। अगले दिन रात के टाइम पर मैं अपने घर में मौजूद अपने मम्मी पापा के साथ बैठा हुआ खाना खा रहा था, जब अचानक मेरे चाचा चाची हमारे घर पर आ गए और मेरे चाचा जी मुझसे पूछने लगे कि तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। उनके सवाल पर मैंने कहा कि जी चाचा जी, बहुत अच्छा काम चल रहा है। तभी मेरी चाची कहने लगी कि तुम्हें पार्लर के मालकिन तुम्हें पैसे वगैरह भी ठीक से देती है या नहीं। मैंने कहा चाची, पार्लर की मालकिन बहुत अच्छी औरत है, पैसे भी ठीक देती है और हम लोगों के साथ बर्ताव भी अच्छा रखती है। मेरी चाची कहने लगी कि हाँ बेचारी जितनी अच्छी है उसकी किस्मत उतनी ही बुरी है। मैं अपनी चाची की बात सुनकर उन पर अपना पूरा ध्यान देने लगा ताकि उनकी बात को ध्यान से सुन सकूं। मैंने कहा चाची, आपके कहने का क्या मतलब है? तो चाची कहने लगी कि दरअसल मैंने तुम्हारे पार्लर की मालकिन के बारे में उड़ते उड़ते कुछ अफवाहें सुन रखी हैं। मैंने कहा अच्छा, किस तरह की अफवाहें, जरा मुझे भी तो बताइए। तो चाची कहने लगी कि मेरी कुछ सहेलियां बता रही थी कि ये जो पार्लर की मालकिन दिशा है ना, इसकी उम्र 70 साल है, मगर कोई भी इसे देखकर बता नहीं सकता कि ये 70 साल की एक बूढ़ी औरत है। ये हमेशा जवान नजर आती है। इसके शरीर पर तुम्हें इतनी उम्र आने के बावजूद भी कहीं कोई दाग या धब्बा या फिर झुर्रियां नहीं मिलेंगी। मगर बेचारी का भाग्य बड़ा ही खराब है। इतनी अच्छी औरत होने के बावजूद भी 4 शादियां कर चुकी है और बेचारी का पति शादी की पहली रात ही मर जाता है। यही वजह है कि दिशा पार्लर चलाकर अकेले ही अपना गुजारा कर रही है। उसके आगे पीछे तो कोई है ही नहीं, इसलिए उसने गांव में पार्लर खोल रखा है। अपनी चाची की बात सुनकर मैं बड़ा हैरान हुआ था। आखिर मालकिन की 4 शादियां हो रखी थी और बेचारी के चारों पति ही शादी की पहली रात मर गए। ये तो बहुत ही अजीब बात थी। अगले दिन मुझे पार्लर जाने में बहुत देर हो गई थी क्योंकि मुझे अपने पिताजी को डॉक्टर के यहाँ लेकर जाना था। मैंने मालकिन को फोन करके पहले ही बता दिया था कि आज मुझे आने में देर हो जाएगी। मालकिन को इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। मैं जब देर से पार्लर में पहुंचा तो पार्लर के अंदर कदम रखते ही अचानक मेरी टक्कर मालकिन से हो गई, क्योंकि मैं पार्लर के दरवाजे से अंदर जा रहा था और वो दरवाजे से बाहर की तरफ आ रही थी और हम दोनों का ही ध्यान अपने अपने मोबाइल में लगा हुआ था। हम दोनों की टक्कर होने से मालकिन का पर्स जमीन पर गिर गया था। मालकिन घबरा गई थी क्योंकि उनके पास से कुछ सामान निकलकर जमीन पर बिखर गया। ये कोई और चीज नहीं बल्कि सफेद सी कोई चीज थी। मैंने जब इस पर ध्यान दिया तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि मालकिन अपने पर्स में ढेर सारी फिटकरी लेकर कहीं जा रही थी। आखिर इतनी ढेर सारी फिटकरी का मालकिन को क्या काम था? मैंने शर्मिंदा होते हुए मालकिन से माफी मांगी और मैं उनकी फिटकरी उठाकर उनको देने लगा तो वो घबरा गईं और कहने लगी कि तुम इसे हाथ मत लगाओ, तुम अंदर जाकर कस्टमर देखो, काफी सारे कस्टमर आए हुए हैं। ये कहकर मालकिन जल्दी जल्दी अपने पर्स में फिटकरी रखने के बाद पार्लर से कहीं चली गई थी। मैं बड़ा हैरान हुआ था और मैंने इस बारे में बिंदिया और संगीता को बता दिया था।
वो दोनों मेरी बात सुनकर हंसने लगी और कहने लगी कि तुम इन बातों पर ध्यान क्यों देते हो? तुमसे हमने कई बार मना किया है कि तुम मालकिन की किसी भी हरकत पर नजर रखना बंद कर दो। मैंने कहा, यहाँ रहते हुए मेरी तुम दोनों से बातचीत बढ़ गई है, इसलिए हम आपस में दोस्त हो गए, तो क्या मैं कोई भी बात तुम लोगों से नहीं कर सकता? तो वो दोनों कहने लगी कि हाँ जरूर कर सकते हो, लेकिन तुम नहीं जानते कि मालकिन बहुत खतरनाक औरत है। मैंने उन दोनों से कहा कि अच्छा, तुमने ऐसी भी क्या खतरनाक हरकत मालकिन के अंदर देख ली? तो वो कहने लगी, ये तो हम नहीं जानते, हाँ मगर इतना जरूर है कि वो फिटकरी पार्लर के अंदर कई बार ला चुकी हैं और कई बार हम दोनों ने भी देखा है कि पार्लर के अंदर वाले कमरे में फिटकरी ले जाकर वो ना जाने उसके साथ क्या करती हैं। मैंने कहा, क्या तुम लोगों को पता है कि मालकिन की 4 शादियां हो चुकी हैं? मेरी बात सुनकर वो कहने लगी कि हाँ हमें पता है, हमने सुना है कि उनके चारों ही पति शादी की पहली रात इस दुनिया से चल बसे। मगर हैरानी वाली बात यह है कि मालकिन 70 साल की उम्र में भी 30 साल की लगती हैं। भगवान ने उनको बड़ा खूबसूरत बनाया है। उन दोनों की बात पर तो मैं भी एग्री हो गया था और फिर हम लोग बातें करते करते इसी तरह अपने काम में बिजी हो गए। मगर न जाने क्यों मुझे पार्लर के अंदर वाले कमरे में जाने का इंटरेस्ट आ रहा था। मैं वहां जाकर देखना चाहता था कि आखिर उस कमरे में ऐसा भी क्या है, क्योंकि मालकिन उस कमरे में हम में से किसी को भी जाने नहीं देती थी। न जाने वो उस कमरे के अंदर जाकर क्या करती रहती थी। मेरी तो समझ नहीं आता था कि ये पार्लर है या फिर यहाँ पर कुछ और भी होता है। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे। कई कोशिश करने के बाद भी मैं पार्लर के अंदर वाले कमरे में नहीं जा सका था, लेकिन इस दौरान बिंदिया और मेरी दोस्ती पहले से ज्यादा गहरी हो गई थी। मैं बिंदिया को प्रपोज करना चाहता था, उससे शादी करना चाहता था। मैं चाहता था कि अगर बिंदिया मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले तो मैं उसके लिए अपने घर पर बात करूं, मगर अपनी रंगत को देखकर मैं खामोश हो जाता था। लेकिन एक दिन मेरी खुशी की इंतहा न रही जब बिंदिया ने खुद मुझे प्रपोज कर दिया। उसने कहा कि मुझे तुम्हारी आदत बहुत पसंद है, न जाने क्यों तुम्हारी आदत की वजह से मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। तुम बहुत हंसी मजाक करते हो और मुझे बहुत पसंद हो। मैं तो उसकी ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ था और फिर इस तरह हम दोनों के बीच फोन पर भी बातें होने लगी थी। सारा दिन हम पार्लर में गुजार देते और रात के समय हम अपने घर से ही मोबाइल पर बातें किया करते थे। करवा चौथ का सीजन चल रहा था, इसलिए बहुत सारी औरतें पार्लर में अपना कोई न कोई काम करवाने के लिए आ रही थी। हम में से कोई भी चाहकर भी पार्लर की छुट्टी नहीं कर सकता था, क्योंकि इन दिनों पार्लर में कस्टमर ज्यादा आ रहे थे। मैंने देखा था कि मालकिन भी बहुत खुश नजर आ रही थी। एक दिन मालकिन ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और मुझे समझाने लगी कि पूरे 1 महीने तक तुम्हें छुट्टी नहीं करनी है। अभी हम लोग इस बारे में बातें कर ही रहे थे जब अचानक मेरी नजर मालकिन की टेबल पर रखी हुई फिटकरी के डब्बे पर गई। ये काफी बड़ा सा डब्बा था जिसमें ढेर सारी क्वांटिटी में फिटकरी रखी हुई थी। मैंने हंसकर मालकिन से कहा, मालकिन आप आखिर इतनी ढेर सारी फिटकरी का क्या करती हो? मैंने उस दिन भी आपके पर्स से फिटकरी गिरती हुई देखी थी और आज भी इतनी ढेर सारी फिटकरी यहाँ पर रखी हुई है। आखिर आप इस फिटकरी का क्या करती हो? मेरी बात सुनकर अचानक मालकिन घबरा गई और उन्होंने फिटकरी का डब्बा उठाकर टेबल के नीचे रख दिया। न जाने क्यों उन्होंने बातों को इधर उधर कर दिया। मेरी बात का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जबकि अगले दिन फिर से मैंने मालकिन के ऑफिस में ढेर सारी फिटकरी देखी थी। मुझे जितना इंटरेस्ट मालकिन के पार्लर के अंदर वाले कमरे में जाने का था, उतना ही इंटरेस्ट मुझे अब इस फिटकरी के बारे में जानने का भी लगा हुआ था। मैं जानना चाहता था कि आखिर ये मालकिन इतनी ढेर सारी फिटकरी का क्या करती है। मैंने आज फिर से मालकिन से फिटकरी के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझसे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। वो मुझसे कहने लगी, क्या तुम इस फिटकरी का राज जानना चाहते हो? मैंने कहा, जी मालकिन, मैं चाहता हूँ कि मुझे पता चल जाए कि आखिर इस पार्लर में फिटकरी का क्या काम है, जबकि ये लेडीज ब्यूटी पार्लर है। यहाँ पर तो ब्रांडेड चीजें इस्तेमाल की जाती हैं। आखिर ये घर में इस्तेमाल लेने वाली फिटकरी का काम पार्लर में क्या है? मालकिन मेरी बात सुनकर हंसने लगी और कहने लगी कि इस फिटकरी का राज जानने के लिए तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? मालकिन की बात सुनकर मैं घबरा गया। मेरे तो होश उड़ गए थे कि आखिर वो मुझसे किस तरह की बात कह रही हैं। मैंने कहा, मालकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आपकी और मेरी उम्र में बहुत फर्क है और तो और आपके पहले 4 पति मर चुके हैं। मेरी बात सुनकर मालकिन कहने लगी, ये अफवाह तो लोगों ने उड़ा रखी है कि मैंने 4 शादियां की और मेरे चारों पति शादी की पहली रात मर गए। मैं एक अकेली औरत हूँ और अकेली औरत पर दुनिया हर तरह का इल्जाम लगा सकती है। क्या तुम नहीं जानते कि अकेली औरत को लोग जिंदगी आसानी से गुजारने नहीं देते?
तुम अगर मुझसे शादी करोगे तो तुम्हारा बहुत फायदा होगा। मैं तुम्हें अपने साथ शादी के बदले में ढेर सारे पैसे दूंगी, इतने पैसे दूंगी कि तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों की किस्मत बदल कर रह जाएगी। मेरे पास ढेर सारा पैसा है, मेरा जो कुछ भी है मेरी शादी के बाद तुम्हारा हो जाएगा, इसलिए मेरी ये ऑफर एक्सेप्ट कर लो और मेरे साथ शादी कर लो। मालकिन ने मुझे अपने लालच में लाने के लिए मेरे आगे ढेर सारी पैसों की गड्डियां रख दी थी और कहने लगी कि ये सब आने वाले समय में तुम्हारी हो जाएंगी। तुम्हारे साथ में शादी इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे एक अच्छे हमसफर की जरूरत है। बताओ क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मालकिन की बात सुनकर कुछ देर के लिए मैं गहरी सोच में चला गया था, क्योंकि एक तो मुझे अपनी और मालकिन की शादी का कोई मतलब समझ नहीं आ रहा था। दूसरी बात ये, अगर मेरे माता पिता को इस बारे में पता चल गया तो वो लोग मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे। और तीसरी बात ये कि बिंदिया भी मुझसे प्यार करने लगी है, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। लेकिन मालकिन ने मेरे सामने जो नोटों की गड्डियां रखी हुई थी उनसे मुझे अपना आने वाला फ्यूचर साफ नजर आ रहा था, जो कि बहुत ज्यादा चमकदार होने वाला था। इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है और मुझे लगता था कि इन पैसों से मेरी किस्मत बन जाएगी। ये बहुत सारे पैसे थे और भले ही मालकिन की और मेरी उम्र में बहुत फर्क था, लेकिन वो बेहद खूबसूरत थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें शादी की ऑफर इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि तुम मुझे एक ईमानदार इंसान लगते हो। जिस तरह तुम मुझसे अपनी परेशानी के समय कई बार पैसे मांग चुके हो, इस हिसाब से मुझे यही लगता है कि तुम बहुत परेशान इंसान हो और तुम्हारी परेशानी मेरे अलावा कोई भी दूर नहीं कर सकता। मालकिन की बात सुनकर न जाने मेरे दिमाग में क्या आया कि मैंने मालकिन से शादी करने की हामी भर ली थी। अपने माता पिता और बिंदिया की मोहब्बत के बारे में सोचे भी नहीं मैंने मालकिन से शादी करने का फैसला कर लिया था, क्योंकि मैं पैसों के लालच में आ गया था। मालकिन ने मुझसे कहा था कि अगले हफ्ते हम दोनों कोर्ट मैरिज कर लेंगे। मालकिन ने मेरे उनसे शादी पर राजी हो जाने की खुशी में 20,000 रुपए मुझे दिए थे, जिनको लेकर मैं बहुत खुश हो गया था। मैंने सोच लिया था कि मैं इस बारे में ना तो बिंदिया को बताऊंगा और ना ही अपने घर वालों को कुछ बताऊंगा, क्योंकि मैं जानता था कि इन सब का गुस्सा मेरी खुशियों में कमी ला सकता है। मैं इन ढेर सारे पैसों को लेकर अंधा हो चुका था। मैं नहीं जानता था कि ये पैसे मेरा आने वाला फ्यूचर नहीं संवार सकते, बल्कि मेरा आने वाला फ्यूचर बेकार कर सकते हैं। इस तरह एक हफ्ता बीत जाने के बाद मैंने मालकिन के साथ शादी कर ली थी। बिंदिया से जो मेरी बातचीत कभी अच्छी हुआ करती थी, अब मैं उसे ज्यादातर इग्नोर करने लगा था। वो भी ये बात नोटिस कर रही थी कि मैं उसे बहुत इग्नोर करने लगा हूँ। उसे लगा कि शायद मैं अपने पिता की तबीयत की वजह से परेशान हूँ, इसलिए उसके साथ ऐसा कर रहा हूँ। मगर वो नहीं जानती थी कि मैं उसको धोखा देकर कितना कुछ कर चुका था। अपने माता पिता को भी मैंने कुछ नहीं बताया था, बस उन लोगों को तो मैं वक्त पर ढेर सारे पैसे दिए जा रहा था, इसीलिए वो लोग मुझसे कोई सवाल जवाब नहीं करते थे। अब उन्हें इस बात से भी कोई मतलब नहीं था कि रात को उनका बेटा घर आता भी है या नहीं, क्योंकि शादी करने के बाद मालकिन मुझे रात के अंधेरे में मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर एक जगह ले आई थी। जब उसने मेरी आंखें खोली तो ये एक घर था जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत था। मालकिन, जो कि अब मेरी पत्नी बन चुकी थी, उसे मेरे सहारे की जरूरत थी। वो मेरे लिए दुल्हन बनकर तैयार हो गई थी। और फिर जब मैं कमरे में गया तो वो धीरे धीरे खुद ही मेरे करीब आने लगी और अचानक उसने मुझसे कहा कि मुझे तुम पर एक एक्सपेरिमेंट करना है। मालकिन की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मैंने कहा, आज हमारी शादी की पहली रात है, आखिर इस समय आपको कौन सा एक्सपेरिमेंट करना है? तो उन्होंने मुझे एक डब्बा दिखाया और कहने लगी कि एक तरह की दवाई है, तुम्हारा रंग बहुत ज्यादा सांवला है, मैं इसे तुम्हारे चेहरे पर लगाकर ये देखना चाहती हूँ कि तुम्हारे चेहरे का रंग साफ हो जाएगा या नहीं। मैंने मालकिन से कहा कि आप ये किस तरह की बेवकूफ़ी वाली बातें कर रही हो, मुझे अपने रंग से कोई दिक्कत नहीं है। आखिर मुझे आप जैसी पत्नी मिल गई तो फिर मुझे क्या जरूरत कि मैं अपने रंग को साफ करने की कोशिश करूं। मालकिन कहने लगी, लेकिन ये तो मेरा काम है। मालकिन ने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मालकिन ने मुझसे कहा कि दरअसल शादी की पहली रात मेरा कोई भी पति मरा नहीं है, बल्कि अपने सारे पतियों को मैंने एक जगह कमरे में बंद करके रख दिया है। आओ मैं तुम्हें उनसे मिलवाती हूँ। वो मुझे अपने साथ एक कमरे में ले गई जहाँ पर 4 मर्द बैठे हुए थे और चारों की ही उम्र अलग अलग थी, मगर उन चारों की हालत तो बड़ी खराब हो रही थी। किसी का चेहरा जला हुआ था तो किसी का शरीर अजीब तरह से झुलसा हुआ था। वो लोग एक अजीब सी तकलीफ का शिकार थे। किसी के चेहरे पर बड़े बड़े छाले बने हुए थे, तो उनमें से एक मर्द का चेहरा तो बिल्कुल लाल था और उसके हाथ पैर भी लाल हो रहे थे। मैंने कहा, आखिर इन चारों को ये सब क्या हुआ है? मालकिन कहने लगी, दरअसल मैं फिटकरी से अलग अलग तरह के तजुर्बे करती हूँ।
बाहर विदेश से दवाइयाँ मंगवाती हूँ और फिटकरी के साथ उन्हें मिलाकर उनका लेप बनाती हूँ। लेकिन इनके एक्सपेरिमेंट के लिए मुझे मर्दों की जरूरत होती है। मर्दों की स्किन हार्ड होती है, इसीलिए मैं अपना एक्सपेरिमेंट मर्दों पर ज्यादा करती हूँ, ताकि मैं इस लेप को बनाने के बाद इन पर एक्सपेरिमेंट करके ये देख सकूं कि मेरी दवाई सही से काम कर रही है या नहीं। जो साइड इफेक्ट होना होता है वो इन लोगों को हो जाता है। मैंने इन लोगों से झूठ मूठ की शादी की और अपनी बातों में लेकर शादी की पहली रात ही अपनी एक दवाई का एक्सपेरिमेंट इन लोगों के साथ कर दिया। मैं जो भी खूबसूरती बढ़ाने वाली क्रीम या फिर लेप बनाती हूँ वो इन लोगों पर इस्तेमाल करके देखती हूँ। जो साइड इफेक्ट होने होते हैं वो इन लोगों को हो जाते हैं और जो क्रीम कामयाब बैठ जाती है उसे अमीर लोग महंगे दामों में मुझसे खरीद लेते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मैं अपना बनाया हुआ लेप और क्रीम बेचकर बहुत सारे पैसे कमा चुकी हूँ। लोगों को लगता है कि शादी की पहली रात मेरा पति मर जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग यहाँ जिंदा हैं। मैं इन लोगों पर अपनी बनाई हुई चीजों के तजुर्बे करती रहती हूँ। मैं भी इसीलिए खूबसूरत और जवान लगती हूँ, क्योंकि जब कोई दवाई सक्सेसफुल बैठ जाती है तो उसे मैं अपने आप पर भी इस्तेमाल करती हूँ और जिसकी वजह से मैं खूबसूरत लगती हूँ। हमारे गांव का कोई भी इंसान मेरे इस प्राइवेट काम के बारे में नहीं जानता, लेकिन शहर के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे पास आने के बाद मेरी क्रीम और ये लेप यहाँ से ले जा चुके हैं। किसी के चेहरे पर दाग हुआ, धब्बा हुआ या कोई सांवले रंग का है तो मेरे बनाए हुए लेप से और क्रीम से वो बहुत खूबसूरत हो जाता है और दाग धब्बा भी खत्म हो जाता है। पिछले 5 सालों से मैं इन लोगों पर अपनी किसी न किसी दवाई, लेप या फिर क्रीम का एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। अब ये लोग काफी बुरी तरह से इन चीजों के साइड इफेक्ट में आ चुके हैं, इसलिए अब मुझे किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो जवान हो और जिस पर मैं अपनी चीजों का एक्सपेरिमेंट दोबारा से कर सकूं। मैं नहीं चाहती कि मेरे कस्टमर को किसी तरह का साइड इफेक्ट हो, इसलिए मैं किसी न किसी मर्द को अपनी खूबसूरती या फिर अपनी बातों में लेकर उनसे शादी कर लेती हूँ और इस तरह से उनका फायदा उठाती हूँ। तुम भी मेरे पति बन चुके हो, अब मैं तुम्हारे ऊपर अपनी चीजों का एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ। दरअसल मुझे ये चीजें मर्दों को ही बेचनी होती हैं, इसलिए एक्सपेरिमेंट्स भी मर्द पर ही करना जरूरी होता है, क्योंकि आजकल की औरतें बहुत ज्यादा चालाक हैं, हर चीज की डिटेल निकालने में लगी रहती हैं। मर्द तो बहुत ही बेवकूफ होते हैं। मर्द तो अपने आप को खूबसूरत या अच्छा बनाने के चक्कर में ये भी नहीं देखते कि कौन सी चीज किस तरह से बनी हुई है। बस जब उन्हें मेरे सामान से फायदा होता है तो वो मुझे मोटी रकम दे जाते हैं, जिसकी वजह से मैं दिन ब दिन मालामाल होती जा रही हूँ। अब जल्दी से तुम मेरे साथ कमरे में चलो। मैंने फिटकरी से विदेशी पाउडर मिलाकर एक लेप बनाया है, मुझे तुम्हारे ऊपर इसका एक्सपेरिमेंट करना है। मालकिन की बात सुनकर तो जैसे मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैं इन लोगों की हालत को अच्छी तरह से देख सकता था और साथ ही साथ में मालकिन को देखकर दंग रह गया था कि वो कितनी चालाक औरत थी। पार्लर की आड़ में वो लोगों को कितनी अच्छी तरह से बेवकूफ बना रही थी। इसका मतलब था कि ये लोग अपनी ही पत्नी के चंगुल में फंस गए थे। मालकिन ने उनके घर वालों से ये बात उड़ा दी थी कि इसका पति मर गया, लेकिन ये सब जिंदा है और ये लोग मालकिन की बनाई गई दवाइयाँ, क्रीम और लेप की चपेट में आकर बुरी तरह से झुलसे हुए हैं। मगर मैं मालकिन के इस काम में उनका साथ नहीं दे सकता था। मालकिन ने फिर से मुझे पैसों का लालच दिया। मालकिन कहने लगी कि अगर तुमने मेरा कहना नहीं माना तो मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती भी कर सकती हूँ। उसने मुझे अपने पर्स से निकालकर बंदूक दिखाई और कहने लगी कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तुम मुझे जानते नहीं हो, मेरी पहुँच बहुत दूर तक है। तुम्हें क्या लगता है अगर मैंने तुम्हें अपनी सारी सच्चाई बता दी है तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? अगर तुम मेरे काम में शामिल होते हो तो ठीक है, वरना मैं तुम्हें यहीं खड़े खड़े मार सकती हूँ। मैंने कहा, मालकिन आपने इन लोगों के साथ बहुत गलत किया, लेकिन मैं आपकी इस गलती का शिकार नहीं बनूंगा, बल्कि मैं तो इन लोगों को भी बचाऊंगा। तो मालकिन जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, अच्छा तो फिर बचा लो। मुझे डर लग रहा था क्योंकि मालकिन मेरे सामने ही अपने हाथ में बंदूक ताने हुए खड़ी थी। वो बार बार मुझे कमरे में चलने के लिए कह रही थी और कह रही थी कि बिस्तर पर खामोशी से लेट जाओ, मुझे मेरा काम करने दो। मैं तुम्हें अपने काम के लिए ही लेकर आई हूँ। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी थी। मालकिन से छुपकर शादी की थी। ना तो इस बारे में घर पर मैंने अपने माता पिता को बताया था और ना ही बिंदिया को। कोई जानता भी नहीं था कि मैं रात के समय मालकिन के साथ उनके घर पर मौजूद हूँ। मालकिन बार बार मुझे डरा रही थी और जाहिर सी बात है, अपनी आंखों के सामने बंदूक देखकर कोई भी इंसान डर जाएगा। मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे थे। मैं गरीब और डरपोक इंसान था। मालकिन से मैं सामना तो कर रहा था, मगर ऐसा लग रहा था जैसे मालकिन मुझे मार डालेंगी और मेरे मर जाने का किसी को पता भी नहीं चलेगा।
लेकिन मुझे कुछ ना कुछ तो करना था। मुझे इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारनी थी। ये बाकी के चारों लोग भी मालकिन की इसी हरकत का शिकार हो चुके थे, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था। मुझे बहुत समझदारी से काम लेना था। ये लोग डर की वजह से अभी तक यहाँ छुपे बैठे थे और सारी दुनिया को लगता था कि ये लोग मर चुके हैं। मैं खामोशी से मालकिन की बातों में आ गया और बिस्तर पर जाकर लेट गया। मालकिन लेप का इस्तेमाल मेरे ऊपर करने जा रही थी। ये रंग गोरा करने वाला लेप था। मेरा रंग सांवला था, इसलिए उनको ये लेप सबसे पहले मेरे पूरे शरीर पर लगाना था। मैंने मालकिन के सामने ऐसे रिएक्ट करना शुरू कर दिया जैसे मैं उनसे बहुत डर चुका हूँ और अब मैं अपनी हिम्मत हार गया हूँ। मैंने मालकिन से कहा, मालकिन मुझे माफ कर दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। आप अपना जो काम करना चाहती हो मेरे साथ कर सकती हो। मेरी बात पर मालकिन खुश हो गई थी और मैं बिस्तर पर खामोशी से लेट गया। उसने लेप निकालना शुरू किया। धीरे धीरे वो मेरे करीब आ रही थी, लेकिन लेप निकालते निकालते वो ये बात भूल गई थी कि वो बंदूक को अपने हाथ से रख चुकी है। जैसे ही मालकिन लेप लगाने के लिए मेरे करीब आई, मैंने उसको एक जोरदार धक्का दिया और वो जमीन पर गिर गई। मैं फौरन ही खड़ा हुआ और मैंने बंदूक अपने हाथ में ले ली और मालकिन पर तान दी। मुझे इस तरह से देखकर मालकिन घबरा गई और कहने लगी कि तुम बहुत गलत कर रहे हो। मैंने कहा, तुम बहुत ही घटिया औरत हो। तुमने मुझे अपने पैसों के लालच में इसीलिए लिया था ताकि तुम अपने एक्सपेरिमेंट मुझ पर कर सको। जिस तरह तुम इन लोगों की जिंदगी बर्बाद कर चुकी हो, इस तरह तो मेरे साथ भी करना चाहती हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मालकिन जोर जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन मैंने उसको नहीं बख्शा और मैं जल्दी से उसको कमरे में बंद करके जैसे तैसे वहाँ से भाग निकला, क्योंकि मालकिन बहुत चालाक औरत थी और वो मेरे साथ कुछ भी कर सकती थी। मुझे बस उस समय अपनी जान छुड़ाने की सूझ रही थी और मैं अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग रहा था। मुझे दरवाजा कहीं भी नहीं मिल रहा था। मालकिन को तो मैंने कमरे के अंदर बंद कर दिया था और खुद घर से बाहर जाने वाला दरवाजा ढूंढ रहा था। फिर अचानक मुझे एक दरवाजा नजर आया। मैंने वो दरवाजा जैसे ही खोला तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए थे कि ये दरवाजा तो मालकिन के पार्लर के ऑफिस के अंदर खुल रहा था। इसका मतलब ये था कि मालकिन के ऑफिस के अंदर जो दरवाजा था वो दरवाजा मालकिन के घर के अंदर खुलता था। अब मेरी समझ आई थी कि मालकिन इधर की तरफ आने की परमिशन किसी को क्यों नहीं देती थी, और यही वजह थी कि वो आंखों पर पट्टी बांधकर रात के अंधेरे में मुझे अपने घर लेकर आई थी। अब मेरी सब कुछ समझ आ गया था। मालकिन एक चालाक औरत होने के साथ साथ एक फ्रॉड औरत भी थी। मैं जल्दी से पार्लर से बाहर निकला और अपने एक दोस्त के घर चला गया ताकि रात गुजर सके और दिन निकल आए। और दिन निकलते ही मैं मालकिन के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराऊं, क्योंकि इस समय मैं अपने घर भी नहीं जा सकता था। मेरे माता पिता परेशान हो जाते, इसलिए मैं अपने दोस्त के घर चला गया और सुबह होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही सुबह हुई तो मैं अपने दोस्त को लेकर पुलिस के पास चला गया और पुलिस को मैंने सब कुछ बता दिया। पुलिस मेरे साथ मालकिन के पार्लर गई और वहां जाने के बाद पुलिस ने मालकिन को अपने हिरासत में ले लिया। पुलिस को यकीन हो गया था कि मेरी एक एक बात बिल्कुल सच है, क्योंकि मालकिन के पार्लर और घर में रखी हुई फिटकरी से बनाई गई सारी चीजें मिल गई थी। और मालकिन के चारों पति, जो कि बहुत बुरी हालत में थे, उनको भी पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया और उनसे बयान लिए गए, जिसमें उन लोगों ने मालकिन की सारी सच्चाई खोलकर रख दी थी। पूरे गांव में मालकिन की बहुत बदनामी हुई थी। मालकिन को अरेस्ट कर लिया गया था। मालकिन का चेकअप करवाया गया, जिसमें ये बात भी पता चली थी कि मालकिन एक फ्रॉड औरत होने के साथ साथ एक दिमागी रोगी भी है, क्योंकि कोई भी नॉर्मल इंसान ऐसा नहीं कर सकता जैसा मालकिन अपने पतियों के साथ कर रही थी। मालकिन अपने पतियों पर बहुत अत्याचार किया करती थी। इन चारों मर्दों ने अपने सारे बयान पुलिस को दे दिए थे, जिसकी वजह से मालकिन को जेल भेज दिया गया था और साथ ही साथ उनका इलाज भी चल रहा था और इन चारों आदमियों को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ये लोग जिस तरह किसी न किसी चीज से झुलसे हुए थे, इन लोगों का इलाज भी चल रहा था। मालकिन के पार्लर को पुलिस ने सील कर दिया था और इस तरह मालकिन की सारी सच्चाई गांव वालों के सामने खुलकर आ गई थी। मेरे घर वालों को भी जब ये बात पता चली कि मैं मालकिन की बातों में आ गया था, तो वो लोग पहले तो मुझसे बहुत नाराज हुए थे, लेकिन फिर उन्होंने मुझे माफ कर दिया था। बिंदिया को भी मैंने बड़ी मुश्किल से मनाया था, क्योंकि उसे भी पता चल चुका था कि मैंने मालकिन के साथ शादी कर ली थी। लेकिन एक काम अच्छा हो गया था, जिस रात में पार्लर से भागा था, उस रात मैंने मालकिन के ऑफिस से भागते समय लॉकर से काफी सारे पैसे निकाल लिए थे और वो पैसे लेकर मैं घर से निकल गया था, जो मैंने अपने दोस्त के पास रख दिए थे। जब ये केस पूरी तरह से निपट गया तो मेरे दोस्त ने मुझे पैसे वापस दे दिए और उन पैसों से मैंने अपना कारोबार शुरू कर दिया। बिंदिया ने मुझे माफ कर दिया था और इस तरह मेरे घर वालों ने मेरी शादी बिंदिया के साथ करवा दी थी।
मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि कहीं भी नौकरी करने से पहले वहाँ के मालिक और मालकिन की जांच पड़ताल निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से मैं अपनी मालकिन के चंगुल में आ गया था, मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी ऐसे लोगों के चंगुल में आकर फंस जाएं और फिर आपके पास निकलने का कोई रास्ता ही न रहे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।